चलो जी करें स्टार्ट बेटा। आज अपन को पढ़ना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे अपन? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो लिखो मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। क्या हो गया बेटा? लिखो अब देखो समझो पहले, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये एटॉमिक जो मास होता है ना उस पर क्या है? बेस्ड है। जिस भी एटम का एटॉमिक मास होता है उस पर बेस्ड है ये। ठीक है। अगर अपन किसी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पेरियोडिक फंक्शन होती है किसका? बोलो एटॉमिक मास का। तो सबसे पहले लिख लो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। आवर्त नियम देखो, किसी तत्व की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। आगे बात समझ में? एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, एक ही बात है, बना लो। क्या हो गया? बनाओ। The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass। यही काम की बात है बेटा, इसके अंदर जो काम की बात है ना वो यही है बस, एटॉमिक मास। इसको अंडरलाइन कर लोगे आप, क्योंकि इसी को आगे डिट्टो ऐसे के ऐसे ही पढ़ाया था और वो बताया था मोजले ने। बस एटॉमिक मास की जगह क्या कर दिया उसने? एटॉमिक नंबर। क्या कर दिया? एटॉमिक नंबर। लिखो नेक्स्ट लाइन से। अगर आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पूछेगा तो ये लिखना है आपको। ठीक है, पेपर में अगर पूछता है तो इतना लिखोगे। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे कि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है ये किस तरीके से आगे बढ़ी थी। ठीक है, मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल पर वर्क किया था वो मेंडलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव ने। लेकिन उसके बाद में जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने मेंडलीव को बेस माना था। ठीक है, तो लिखो
नियरली 63 एलिमेंट्स, नेक्स्ट लाइन से, नियरली 63 एलिमेंट्स, नियरली 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स are arranged in order of are arranged in order of increasing atomic mass। देखो लगभग 63 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। लगभग 63 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। Nearly 63 elements are arranged in order of increasing atomic mass। atomic mass into 7 horizontal rows known as periods। क्या कहलाए भैया वो? periods। and 9 vertical column या 8 कितने? 8 vertical column are known as group। क्या कहलाए? ग्रुप कहलाए वो। क्या कहलाए? ग्रुप। इसको गेट को बंद कर दो। तुम खड़े होकर क्यों गए थे? तो तू क्यों गया था? मैं तो पूछ रहा हूँ। क्या? देखो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 7 हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? 7 आवर्त एवं 9 वर्ग के अंदर व्यवस्थित किया। 9 वर्ग के अंदर व्यवस्थित किया। ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसको बंद करके आओ गेट। आ जाएगा उधर से आगे से। चलो लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा। अब देखो इसने बेटा 7 हॉरिजॉन्टल या फिर लो 7 पीरियड प्लस
18 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने में? 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब इसने जो ग्रुप्स थे 8 ग्रुप, कितने? 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर 1 से लेकर के 7th वाले 1 से जो 7th वाले ग्रुप थे उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया? सब ग्रुप में। एक का नाम रख दिया सब ग्रुप ए और एक का नाम रख दिया बेटा सब ग्रुप बी। क्या रख दिया? सब ग्रुप बी। ठीक है, अब देखो सब ग्रुप ए के अंदर सब ग्रुप ए के अंदर क्या किया इसने? जो सब ग्रुप ए था उसका नाम रखा इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव और इन्हीं को दूसरा नाम बोला नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोला बेटा? नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद में जो सब ग्रुप बी था, क्या था? सब ग्रुप बी था, उसका नाम बोला इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो एर्थ ग्रुप था, कौन था? एर्थ ग्रुप कंसिस्ट एर्थ ग्रुप कंसिस्ट कंसिस्ट 9 एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? कितने ग्रुप, कितने एलिमेंट को कंसिस्ट कर रहा था वो? 9 एलिमेंट को। ठीक है, इसलिए उसका नाम इन्होंने दे दिया था ट्रांजिशन ग्रुप। क्या नाम दिया? ट्रांजिशन ग्रुप। कैसे? जैसे एर्थ ग्रुप होता है उसके अंदर इस तरीके से कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अब 9, और इसका नाम है एर्थ ग्रुप। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। बनाओ इसको। ठीक है, बनाओ फटाफट। और ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी है ना बेटा मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। तो बना लो। देखो 1 से 7th वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया। एक को नाम दिया उपवर्ग 1 और एक को उपवर्ग बी। ठीक है, इसका नाम है बेटा उपवर्ग ए और इसका नाम है उपवर्ग बी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं प्रतिनिधि प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व। ठीक है, ट्रांजिशन को बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। आगे बात समझ में? बना लो। कंसिस्ट का मतलब होता है रखना। ये 9 एलिमेंट रखता है बेटा। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं संक्रमण धातु वर्ग। संक्रमण धातु वर्ग। बनाओ। तभी तो आएंगे 9 एलिमेंट इसके अंदर। ये जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं पढ़ाते इसको। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजें दे रखी है। कौन सा? लिखो, लिख लिया? बना लिया? ये बना लिया सभी ने?
दिख रहा है इसका? ये सही है। चलो आगे बात समझ में बेटा। अब देखो, जिन भी एलिमेंट के, जिन भी तत्व के सेम प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी वो क्या होंगे? सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो लिख लो नेक्स्ट लाइन में, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, टू सेम ग्रुप एग्जिबिट या सोच सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। लिखो, वे तत्व जो समान वर्ग में होते हैं, वे तत्व जो समान वर्ग में होते हैं, समान वर्ग में होते हैं, उनके गुणधर्म भी समान होते हैं, उनके गुणधर्म भी समान होते हैं। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। अब लिखो मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, हाँ सिमिलर प्रॉपर्टी। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग द सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी या सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखो मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले बेटा 63 एलिमेंट की बात की थी किसने? मेंडलीव ने। तो सबसे पहले लिखो आप स्टडी ऑफ एलिमेंट। पहली अच्छी बात कौन सी थी इसकी? स्टडी ऑफ एलिमेंट, तत्वों का अध्ययन, तत्वों का अध्ययन, तत्वों का अध्ययन, तत्वों का अध्ययन। देखो फर्स्ट टाइम all known elements, first time all known elements were classified KNOWN, known elements, first time all known elements classified in groups, first time all known elements were classified in groups according to their similar property, according to their similar property, according to their similar properties. So study of the properties, study of the properties of elements easier. देखो भैया, सर्वप्रथम सभी ज्ञात तत्वों को
सर्वप्रथम सभी ज्ञात तत्वों को उनकी उनके समान गुणधर्म के आधार पर समान वर्ग में व्यवस्थित किया गया जिससे तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। अब बोलो क्या बोल रहे हो? अरे क्या क्या हो गया? पहले जो चल रहा है उसको तो पढ़ लो। ये बेटा देखो, मैं आपको एक रियल बताता हूँ, ये ना कोई क्लास 8th है, ना ये 9th है, ना ये 7th है, ना 6th है कि आपके जो पेपर मारा वो पढ़ाया जाएगा। पूरा चैप्टर सीक्वेंस में ही चलेगा यहाँ, ठीक है। आपके टेस्टों के आधार पर नहीं पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि आपका जनवरी तक सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर ये थोड़ी है कि तू कहेगा कि मेरे को ये पढ़ाओ, तू कहेगा ये पढ़ाओ। तो पर्टिकुलर सिलेबस 10th के बाद में चलता ही नहीं है, समझ गए? सिलेबस चलता है सीक्वेंस में, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये नहीं है यहाँ से स्टार्ट करके मैं सीधा ऑर्गेनिक में पहुँच गया, यहीं से थर्मोडायनेमिक्स में पहुँच गया, यहीं से केमिकल बॉन्डिंग पहुँच गया। जब तक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नहीं सीखोगे तब तक केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्कूल के हिसाब कोर्स से निकलने वाला है। ये कोई 8th क्लास के बच्चे थोड़ी हैं जो लाए घर वाले कहते हैं कि इसका फर्स्ट टेस्ट में ये आ रहा है तो इसको ये पढ़ा देना। तो ऐसे क्लास 11th का होता ही नहीं सिलेबस, समझ गए? सीक्वेंस में चलेगा। जो तुम समझ रहे हो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी टाइम पे, बस आपको रेगुलरिटी और क्लास में पढ़ाई करनी है। अब आप कितनी देर से पढ़ाई कर रहे हो बताओ? कर रहे हो कि पढ़ाई? तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई हैं। अब मैं तुम्हें अलग करने वाला ही था, लिखने से कुछ मतलब नहीं है। ऐसी तो बुक लिखी पड़ी है काफ़ी, लिखना जरूरी नहीं है क्लास 11th के अंदर। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत लिखो, कोई परेशानी नहीं है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप सोच रहे हो ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आएगी, इसमें से इस थ्योरी का यूज करके क्वेश्चन यूज होंगे। ये थ्योरी ऐसे थोड़ी आएगी तुम्हें, किसी एग्जाम के अंदर कभी भी थ्योरी आएगी नहीं। 11th 12th में तभी परसेंट नहीं बनती बच्चों की, समझ रहे हो? ये थ्योरी का एप्लीकेशन होगा क्वेश्चंस। ये जो मैंने लिखाए हैं इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि 10th वाले टीचरों से आप पढ़ते हो तो वहाँ आपको थ्योरी रटाते हैं वो, ठीक है, और वही बेस्ट टीचर होता है। लेकिन यहाँ थ्योरी नहीं आएगी क्लास 11th 12th के अंदर, आपको आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो इसलिए है कि इसके अंदर क्या क्या अपन को पढ़ना है, क्या क्या मैंडलीफ ने बताया था, वो सारी चीजें जब याद रहेंगी तब आप इस मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे, बाकी कर ही नहीं पाओगे। आगे बात समझ में? तो नोट्स लिखना इतना जरूरी नहीं है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि किस किस बात की बात कर रहे हैं अपन। मैं बात कर रहा हूँ, देखो, फर्स्ट टाइम ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप। तो आपको दूसरा जो स्टेटमेंट आएगा, पहला स्टेटमेंट तो याद आएगा, दूसरा आएगा फर्स्ट टाइम ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन पीरियड। बस पीरियड चेंज करते ही क्वेश्चन ही हो गया गलत, समझ गए? तो ग्रुप और पीरियड का अंतर करना है आपको। तो ऐसे तो स्टेटमेंट आते हैं, बस जहां आपको सबको सही दिख रहा है बस आपको यहाँ ग्रुप की जगह पीरियड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घूमते हैं यहाँ। आगे बात समझ में? दूसरा लिखो, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। तुमने लिख लिया पूरा? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट्स। तुम्हारे लिए तो मैं पूरा लिख रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को, ये हिंदी मीडियम वालों को तो मैं बोल के समझा रहा हूँ, फिर भी सारी चीज समझ में आ रही है इसके। तो समझ लो, तुमसे ज्यादा स्थिति तो इसकी अच्छी है। चलो लिखो, नए तत्वों का प्रेडिक्ट करना का मतलब क्या होता है? नए तत्वों की खोज, नए तत्वों की खोज। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि नए तत्व जो आएंगे उनके बारे में बता दिया था इसने। अब देखो मेंडलीफ ने क्या किया बेटा, अपनी जब पीरियोडिक टेबल ये बना रहा था उस टाइम पर इसने क्या किया, बीच बीच में कुछ गैप छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? गैप। और कुछ टाइम के बाद में जैसे उन्हें एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उस गैप के अंदर वो एलिमेंट आकर के फिट हो गए। मतलब उन्होंने जो जो इसने गैप छोड़े थे उनके अंदर ही वही प्रॉपर्टीज उन्होंने शो कर दी। तो न्यू एलिमेंट का प्रेडिक्शन कर दिया इसने। तो जिसने 4 एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनके नाम अलग अलग हैं, जैसे एक्का बोरॉन,
एक का मैग्नीज, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम। ये 4 एलिमेंट थे। तो लिखो इसके आगे, लिखो इनकरेजमेंट ऑफ encouragement of encouragement of encouragement of discovery of discovery of discovery of new elements, discovery of new elements। तुम ये हो जाओ, एक वाले हो जाओ अभी। Encouragement of the discovery of new elements as some gaps, as some gaps were left in it, were left in it। in it का मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने क्या छोड़ दी, कुछ जगह छोड़ दी। देखो, नए तत्वों की खोज के लिए, नए तत्वों की खोज के लिए इन्होंने आवर सारणी में, आवर सारणी में, आवर सारणी में जगह रिक्त छोड़ दी थी। सब आ जाएगी जब बेटा तू ही पढ़ेगी ना, हिंदी पढ़ेगी। इक्का बोरोन, हाँ, इक्का मैंगनीज, इक्का सिलिकॉन। क्या हो गया बेटा? इक्का सिलिकॉन और इक्का, एक मिनट को, इक्का एल्यूमिनियम। तुमसे अच्छे तो छोटे बच्चे हैं, एक भी दिन अपन गए नहीं है उधर की साइड, और ये सारे सिस्टमेटिक आकर के जिसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो पानी ले जाते हैं यहीं से, जिसको क्लास की होती है वो होती है। और तुम क्या, तुम्हें थोड़ा फ्री छोड़ देना तो तुम कैसे तो इन गैलरियों पर खड़े रहते हो या ऑफिस में बैठते हो, थोड़ी देर किताब विताब ओपन करके ही नहीं देखते। ठीक है, चलो बनाओ ये फटाफट, मैं आ रहा हूँ अभी 1 मिनट।
ये सर हो गया। चलो बताओ इक्का बोरोन किसको बोला बेटा? इक्का बोरोन बोलो। इक्का बोरोन बोला स्कैंडियम को। किसको बोला? स्कैंडियम। ठीक है, इक्का बोरोन बोला स्कैंडियम को। इक्का मैग्नीज बोला टेक्नीशियम को। किसको बोला? टेक्नीशियम। और इक्का सिलिकॉन किसको बोला? जर्मेनियम को। और इक्का एल्यूमिनियम बोला गैलियम को। ठीक है, यही नीट में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इधर तो आपको नाम लिख दिए थे, इधर एलिमेंट के नाम लिख दिए थे, आपको इनको क्या करना था? मैच करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये बना लो इनके। स्कैंडियम है ये, तो ये टेक्नीशियम है, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम। और ये है बेटा गैलियम, गैलियम। कोई बात नहीं, 4 पढ़ लो, आपको कोई परेशानी आ रही है? कौन से हैं एनसीईआरटी के अंदर? ये हैं दोनों, तो ये याद कर लो आप। ठीक है, ये याद कर लेना आप। कुछ नया सीख जाओगे तो कोई परेशानी थोड़ी तुम्हें, पागल लड़कियों। चलो आज अपन मेनली पूरा करके कंप्लीट करके छोड़ेंगे आपको, क्योंकि मेनली बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा लिखो डीमेरिट। क्या लिखोगे? डीमेरिट ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल या लिमिटेशन ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशन ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति। अब समझना, अरे बॉयज इधर समझो बेटा, मैंने कहा हाइड्रोजन की स्थिति देखनी है आपको। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1। क्या होता है बेटा? 1s1, यही होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से देखें, तो जैसे मैंने लिखा लिथियम का, तो 1s2 2s1 यही होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन जब देख रहे हैं, तो इसका s1 इसका s1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस सब सेल के अंदर जा रहा है। तो इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए भैया? एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में। कहाँ होनी चाहिए? एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब मेरे को बताओ, यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट का मतलब है कि अपने बैलेंस सेल को कंप्लीट करना है, तो क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? क्योंकि जैसे ही 1s2 करेगा तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा, और सारे एलिमेंट हील जो इनर्ट गैस होती है उनका कन्फिगरेशन लेकर के स्टेबल होना चाहते हैं। कितने की रिक्वायरमेंट है इसको? एक की रिक्वायरमेंट है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेगा। अब आप फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन देखोगे तो हेलोजन है। अब हेलोजन देखोगे तो 1s2 2s2 2p5 यही है। और यदि मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, और हेलोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो उसी के आधार पर इसको हेलोजन के ऊपर भी होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? हेलोजन के ऊपर भी होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों ही स्थिति को कोई भी साइंटिस्ट बता ही नहीं पाया। आगे बात समझ में? अब नहीं बता पाया तो ये थ्योरी की लिमिटेशन हो गई या एडवांटेज हो गए? लिमिटेशन हो गई। आगे बात समझ में? इसलिए आप जब भी बेटा पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको हाइड्रोजन बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बीच के साइड में। तो आप भले पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी के अंदर ओपन करके देख लो, हाइड्रोजन आपको मिड में दे रखा होगा। ये दे रखा बीच में, दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि इसकी पोजीशन के बारे में बता ही नहीं पाया ये।
आगे बात समझ में, लिखो लिखो मैंडलीव 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 आप लिखो मैंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि क्योंकि इसके गुणधर्म क्षारीय धातुओं एवं 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 हैलोजन हैलोजन के साथ मिलते हैं। क्षारीय धातुएं एवं हैलोजन के साथ मिलते हैं। सो मैंडलीव इसलिए मैंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाया। वो ऊपर लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब लिखो, आप लिखो हाइड्रोजन रिसेम्बल्स बोथ द हाइड्रोजन resembles both the alkali metal and halogen in property. So Mendeleev's could not decide position of हाइड्रोजन। यार बहुत बातें कर रहे हो भाई तुम आज, क्या बातें कर रहे हो तुम? हो गई क्लास? बस अभी 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। देखो फटाफट लिखो। दूसरा लिखो समभारकों के लिए जगह, समस्थानकों के लिए जगह। किसके लिए? समस्थानकों के लिए जगह। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। दूसरा है बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। समस्थानकों की स्थिति, अब मेरी बात समझना, अगर आइसोटॉप देखें तो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। उसे क्या बोलते हैं अपन? आइसोटॉप्स, ठीक है। अब जैसे देखोगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के कितने आइसोटॉप हैं? 12, 13 और 14, है या नहीं है? नाइट्रोजन के आइसोटॉप कितने हैं? 14, 15, यही है। मतलब इसके आधार पे तो ये इसका जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। इसी के बेसिस पे तो सभी को अलग अलग जगह होनी चाहिए थी। हाइड्रोजन को 3 स्थिति होनी चाहिए थी, कार्बन को 4 होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन को 2 होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन को 2 होनी चाहिए थी। मतलब जिन जिन के आइसोटॉप प्रेजेंट है नेचर में उन सभी को अलग से जगह होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ये समस्थानकों की पोजीशन के बारे में भी बात नहीं करता है। आगे बात समझ में? तो लिखो फटाफट। देखो एज एटॉमिक वेट ऑफ atomic weight of
आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स डिफर्स, आइसोटॉप्स डिफर्स, आइसोटॉप्स डिफर्स, आइसोटॉप्स डिफर्स बजाना चाहिए। दे शुड हैव, लिखो फटाफट बेटा, दे शुड हैव, दे शुड हैव, दे शुड हैव प्लेस्ड इन, दे शुड हैव प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन, डिफरेंट पोजीशन इन मैंडली पीरियोडिक टेबल, different position in Manly periodic table, but there were no such, there were no such placed for, there were no such placed for isotopes, isotopes in Manly periodic table, in Manly periodic table। लिखो बेटा, इसके अनुसार समस्थानिकों को, इसके अनुसार समस्थानिकों को आवर्त सारणी में जगह मिलनी चाहिए थी, जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन आवर्त सारणी में, लेकिन आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं होता है, समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं होता है। बाकी बातें करेंगे कल।